हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू एस एंड पीसीएस। दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपनी पॉलिटिकल थ्योरी की डिस्कशन को। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते क्या हैं। ठीक है, मतलब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी चाहिए हमें, तो हम लोग उसके अंदर पढ़ते क्या हैं। मतलब मैं ये हमारे एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से नहीं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें पढ़नी चाहिए या फिर उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं। ये इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमें बेसिकली ये प्रेजेंट करके बता रहा है राइटर कि पॉलिटिकल थ्योरी में क्या होता है। हम लोग अगर पॉलिटिकल थ्योरी या सब्जेक्ट को उठाने जाएं तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या समझ सीख मिल सकती है हमें उससे। देखो, अगर हम अपने आसपास देखें, राइटर शुरू में एक कहानी के साथ ये पूरा पूरा सीन शुरू कर रहा है डैट इफ वी लुक अराउंड अस, तो हमें क्या देखने को मिलता है। वी वुड सी मूवमेंट, डेवलपमेंट एंड सम और दी अदर चेंजेस। ठीक है, लेकिन राइटर कह रहा है ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी सी मैक्रो लेवल पर होती हैं। अगर हम हल्का सा चीज़ों में डीप डिगिन करें तो हमें देखने को मिलेगा समाज के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज़ भी हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स भी हैं जो कि लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, और पॉलिसीज़ जो भी हमारे देश में लोगों के लिए बन रही हैं वो इन वैल्यूज़ और प्रिंसिपल से गाइड हो रही हैं। जैसा कि एक एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करते हुए। देखो, सरकार को जब भी कोई पॉलिसी है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कोई बिल्स हैं जिसको सरकार आगे चलकर एक्ट बनवाने का सोच रही है, सरकार ये कोई भी काम रैंडमली नहीं करती। आप ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। मुझे इस डॉक्यूमेंट का नाम बताओ जो कि गाइड करता है सरकार को इन सारी चीज़ों के लिए, पॉलिसी, बिल्स, एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए। सुबह उठकर मोदी जी एकदम से प्लान बना लेते हैं क्या, चलो आज फार्म बिल लॉन्च करते हैं, चलो आज हम लोग क्या है ये हिट एंड रन केस बिल लेकर आते हैं। रैंडमली ऐसा कुछ भी चीज़ बन जाती है। डीपीएसपी, ये डॉक्यूमेंट का नाम है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये गाइड करता है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर कुछ वैल्यूज और कुछ प्रिंसिपल्स गिवन है क्या, उसी के दायरे के अंदर रहकर सरकार को कानून नियम बनाने। क्या डीपीएसपी में ये गिवन है कि फंडामेंटल राइट्स को जब जब चाहे सरकार छीन सकती है? बताओ, ये है डीपीएसपी में? कोर्ट की जो पावर है जुडिशियल रिव्यू को, इसको जुडिशियल रिव्यू की, सरकार जब चाहे इसको इसका अमेंडमेंट कर सकती है, गिवन है ये डीपीएसपी में? लेकिन क्या डीपीएसपी में ये गिवन है कि सरकार को पॉलिसीज बनानी चाहिए वल्नरेबल सेक्शंस की अपलिफ्टमेंट के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, वेमेन की डिग्निटी के ऊपर काम करना चाहिए? ये सारी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं डीपीएसपी में। इसी से लोग इंस्पायर होते हैं और इसी से हमारी पॉलिसीज गाइड होती हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं, आप आंसर कर सकते हो आर्यन। बस क्या है कि आंसर करने के बाद माइक इमीडिएटली वो कर लेना, म्यूट कर लेना, ठीक है। अगर आप मीटिंग वगैरह में किसी में हो तो फिर आप टाइप कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। तो आइडियल्स लाइक डेमोक्रेसी, मतलब प्रिंसिपल्स कह लो, वैल्यूज कह लो, आइडियल्स कह लो, उनको एक ही चीज़ है। तो आइडियल्स लाइक, इंपॉर्टेंट आइडियल्स लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम और इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें लोगों को इंस्पायर करती है और हमारे देश में जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है उसको गाइड करती हैं। ये सारे प्रिंसिपल्स लाइक डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है। हर एक पॉलिसी के अंदर, हर एक रूल्स रेगुलेशन, सरकार का कोई भी एक्शन हो, उसके अंदर हर कोई चाहता है कि डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हो, फ्रीडम हो और इक्वालिटी की बात हो। अलग अलग कंट्रीज जो हैं ये इन सारे वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। कैसे? उनके उनकी जो रूल बुक होती है, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड जो होता है उनका, हर एक कंट्री का अपना खुद का जो संविधान होता है, उसके अंदर वो इन सब चीज़ों को लिखती हैं। ताकि आप हमारे देश को ही देख लो, हमारा संविधान दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 में बना था, वो एनफोर्स होता है 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, तब से लेकर 2024 में हम लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, संविधान निर्माता जो थे, जो 1950 के अंदर जो सारी चीज़ें लिख कर गए थे, क्या आज भी वो 2024 तक भी जो वैल्यूज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, या उन सारी चीज़ों की जो मान्यताएं हैं
आज भी उसकी रेलेवेंस है कोई, या फिर वो रेलेवेंस चेंज हो चुकी है? बताओ। अरे नहीं, रेलेवेंस है उनकी, मतलब सारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया क्या? रेलेवेंस है उनकी। और कुछ चीज़ें जो कि टाइम के साथ वक्त के हालातों के अनुसार बदलने की जो हमें रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे भी आप जानते हो फ्लेक्सिबल है। तो देर इज अ स्कोप फॉर चेंजेस नोन एज अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं टोटल? कितने? 186। ठीक है, अभी तक। अब जिस साल आप एग्जाम में बैठो उस साल आप देख लेना कि टोटल कितने और हो रखे हैं। करंट अभी सिचुएशन ये है। तो अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो इन सारी वैल्यूज़ जो लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। उन्होंने इन सारी वैल्यूज़ को अपने अपने संविधानों में लिख रखा है, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, अगर मैं बात करूं आपसे, मुझे एक चीज़ बताना, मैं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट एक चीज़ पूछ रहा हूं आपसे। हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटन क्या अनरिटन? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या उस कंट्री में ये सारी वैल्यूज नहीं होंगी क्या? डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी है। तो फिर वो, मतलब अगर उन वैल्यूज को हमें पता लगाना है कि ये ब्रिटेन ऐसा कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है, फिर हम किस चीज का सहारा लें? वहां पर कोई प्रूफ तो है नहीं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, फिर क्या करें? वेरी गुड, शाबाश। उनके जो स्टैच्यूट्स बने हुए हैं, जिसको आम भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? लॉस, या फिर उससे भी आम भाषा में हम लोग कहते हैं उनको एक्ट्स। उनमें उन प्रिंसिपल्स की झलक देखने को मिलती है कि सरकार कुछ भी ऐसा नहीं कर रही है। ब्रिटेन एज अ कंट्री में राजा या रानी, वहां पर मोनार्किकल सिस्टम होता है ना, उसके अंतर्गत ऐसा कुछ भी नहीं करा जा रहा है कि लोगों के जो बेसिक आइडियल्स हैं, जो वैल्यूज हैं लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, वो किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज हो। यहां तक बात आप सभी को क्लियर? हम्म। श्रेया, आर्यन, कोई दिक्कत? शैनी? ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, रूल बुक कह रहे हैं, स्टैच्यूट्स की बुक कह रहे हैं, स्टैच्यूट का मतलब लॉ ही होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड भाषा में हम लोग वर्ड का प्रयोग करते हैं स्टैच्यूट, इसका मतलब लॉ या एक्ट ही होता है। ठीक है। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि रातों रात इमर्ज हो गए। इसके लिए हर एक देश, हम अपने देश तक रहते हैं इस डिस्कशन में, इसके लिए हमारे देश में कुछ वैल्यूज हैं। अच्छा, एक देश की वैल्यूज बनती कैसे हैं? संविधान तो चलो बाद में बना हमारा, संविधान को एक मिनट के लिए अपने दिमाग से हटा दो, भूल जाओ पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हर एक देश की खुद की कोर प्रिंसिपल्स और वैल्यूज होती है ना। जैसे अगर मैं कहूं इस देश के लोग बहुत पीसफुल हैं, इस देश के लोग मेडिटेशन करते हैं, इस देश के लोग हेल्दी खाते हैं, इस देश के लोग जल्द से जल्द डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इस देश के लोगों की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महारत हासिल है, यहाँ इस देश के लोग जो हैं कंपलसरी हर एक फैमिली से यहाँ पर इस देश के अंदर आर्मी में कोई ना कोई भर्ती होता है। हर एक देश के अंदर एक रीति रिवाज, एक परंपरा चलता है ना। बताओ। जैसे अगर चलो मैं आपके सामने नाम लूं, देखना आप खुद उस परंपरा को पहचान लोगे। ऐसा कौन सा देश है जहां पर किसी भी कीड़े मकोड़े जानवर, कॉकरोच, चूहा, बिल्ली, शेर, क्रोकोडाइल, किसी की खोपड़ी, सर या कोई भी ऑर्गन छोड़ा नहीं जाता खाने के लिए? बताओ। हर चीज के आपको तंदूरी स्टाइल मिल जाएगा उधर। चाइना, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बता दी ना आपने, खुद बताओ। मैं तो कोई आपको एक सिर्फ हिंट दी है, हम तो इसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं कर रहे, क्योंकि आप क्या पहचानते हो उनकी वीडियोस के थ्रू? आप भले ही वहां पर नहीं गए हो, लेकिन आपने जितनी भी स्टडी करी उसके बारे में यूट्यूब पे देखा है। ठीक है, तो आपने क्या जाना है कि उनका ये फूड कल्चर है, राइट? है ना? अब ऐसे मुझे सबसे पहले ये बताओ, एक देश के जो कोर प्रिंसिपल्स या जो वैल्यूज होती हैं, एक देश की जो परंपरा होती है, ट्रेडिशन होता है, कल्चर होता है, किसी भी सेंस में लोगों का, और लोगों से बनकर वो देश का बन जाता है कल्चर। तो ये बनता कैसे है? ये प्रिंसिपल्स या ट्रेडिशंस या जो वैल्यूज हैं, ये आती कैसे हैं? जोग्राफिकल फैक्टर से, ठीक है। कन्वेंशंस के थ्रू आती हैं, गुड। अर्थव्यवस्था,
नहीं, वो वैल्यूज नहीं बनाता है डिमांड एंड सप्लाई यार। हाँ, तो मैंने इनडायरेक्टली कह सकते हो, लेकिन वो बहुत घुमा फिरा के करने वाली बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, वेल ट्राइड, हाँ कोई बात नहीं। और सिंपल सा मैं इसका आंसर दे सकता हूं, आप लोगों ने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। मैं इसका सिंपल सा आंसर दे सकता हूं। जो भी किसी एक पर्टिकुलर देश में एंशियंट टाइम से जो चीजें चली हुई आएंगी, वो कंटेम्प्ररी या प्रेजेंट टाइम तक आते आते उस देश की पहचान बन जाएंगी। सिंपल सा आंसर इसका, है ना। ऐसी कौन सी कंट्री है, मैं बता रहा हूं, हाँ प्राची वही, मैं जानता हूं आप क्या पूछने वाले हो। एक पहले मेरी बात सुन लो। ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर अगर आप बड़े बुजुर्गों को देखो, या अपनी से बड़े उम्र के, मतलब मान लो एक डेकेड आपसे कोई बड़ा है, 10 साल आपसे कोई बड़ा है, 15 साल आपसे कोई बड़ा है, तो अगर आप उसको देखो, मतलब आप ऐसा मान लो कि अपने पापा मम्मी की उम्र के किसी एक पर्सन को देख रहे हो, तो ऐसा कौन सा देश है जहां पर आपके वो घर परिवार से बिलोंग ना भी करते हो, फिर भी आप पैर छू के उसका आशीर्वाद लोगे? है कोई ऐसा देश? नहीं नहीं, इंडिया के अलावा है कोई ऐसा देश? पैर छूने की परंपरा होती है कहीं पर? इवन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, जापान जैसी कंट्री के अंदर बो करा जाता है। बो समझते हो? सर झुकाकर रिस्पेक्टफुल तरीके से ग्रीटिंग करना, है ना। मार्शल आर्ट में या किसी भी तरीके के स्पोर्ट में जहां पर ये ऐसी मार्शल आर्ट से इमर्ज हुई कोई कलाएं हो, ताइक्वांडो हो गया, मार्शल आर्ट हो गया, कराटे हो गया, कुछ भी हो गया, इसके अंदर सबसे पहले गेम शुरू होने से पहले और खत्म होने से पहले ये एक ट्रेडिशन होता है, टू बो द हेड। जानते हो ये वाली चीज? देखा होगा कहीं ना कहीं, सुना होगा, करा होगा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, हमारे अपने देश में जो चीजें आज हमें देखने को मिलती हैं, और आप और हम जो फॉलो करते हैं, आपके मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा जो फॉलो करते हैं, आपके दादा दादी मेरे दादा दादी ने जो फॉलो करा, ये सारी चीजें ऐसा तो नहीं है ना कि एक जनरेशन से शुरू हो गई और मेरे घर परिवार से आपके घर परिवार तक, या आपके घर परिवार से पूरे इंडिया के घर परिवार तक फैल गई। इसका रूट जो है कहीं ना कहीं हमारे एंशियंट टाइम से, एंशियंट फिलोसफी से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? दुनिया को ये आदतें, दुनिया को ये जो आदतें हैं, आप मुझे खुद बताओ, ये एकदम से इमर्ज हुई हैं या फिर धीरे धीरे करके हमारे कन्वेंशन या ट्रेडिशंस का ये पार्ट बन चुका है? लाइक सात्विक भोजन खाना। दुनिया को योगा किसने दिया? इंडिया ने। ठीक है, लाइट खाना खाना चाहिए और खाने की क्रेविंग को कम करके फास्ट रखना चाहिए, यह परंपरा किसने स्टार्ट करी? इंडिया। ठीक है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये ट्रेडिशन कहां से इमर्ज होती है? भारत से। इसके अलावा कराटे का सबसे बेसिक फॉर्म कहां से इमर्ज हुआ? इंडिया से। ये डोंट वरी, मैं जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं ना, मैं नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक में आपको ये सब कुछ पढ़ाऊंगा। श्रेया याद है, विद्युत जाम्बल एक स्पोर्ट्स में एक माहिर है बहुत ज्यादा, कलारे पट्टू, है ना, बताया था मैंने आप सबको ये। और वो जो स्पोर्ट है, वो जो फॉर्म है, यूपीएससी एक बार फिल्म्स के अंदर पूछ चुका है, साल 2013-14 के आसपास का सवाल है वो फिल्म्स का। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है मार्शल आर्ट फॉर्म वगैरह ये सब कुछ बहुत अच्छे से चल रही है, मतलब बहुत पुराने टाइम से चल रही है, बहुत अच्छे से चल चल के दुनिया में आगे चलकर फैल गई। ठीक है, मेडिटेशन, ठीक है, ये किसने स्टार्ट करा? हमारे देश में। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन इस बात के ऊपर होना चाहिए कि मतलब स्टूडेंट्स रट्टू तोता ना बने, उनकी एनालिटिकल पावर जागरूक हो। ठीक है, तो सामने बैठाकर स्टूडेंट्स को ट्रेन करना, गुरु शिष्य परंपरा कहां का पार्ट है? गुरुकुल सिस्टम कहां का पार्ट है? हाँ, इंडिया एज वेल एज ग्रीस एंड एंशियंट रोम, क्योंकि वो प्लेटो और एरिस्टोटल वगैरह भी कर चुके थे। लेकिन शायनी वो वाली अगर टाइमलाइन को देखोगे तो उससे पहले हमारे भारत में गुरु शिष्य परंपरा ऑलरेडी चल रही थी। ठीक है, अगर हम माइथोलॉजिकल स्टोरीज को भी हटा देना तब भी वो हमारे देश में प्रूफ है। माइथोलॉजिकल स्टोरीज में ऐसे कह रहा हूं कि महाभारत के टाइम पर
सबके लिए अनिवार्य था महाभारत और रामायण के टाइम पर कि सभी जो जिसको कहते थे हम लोग बालक कहते थे, जिनको बच्चे कहते थे, वो पहले एक अपने गुरुकुल में जाकर गुरुजी के पास जाकर शिक्षा लेकर आएंगे। ठीक है, अब इतना जो कंटेक्स्ट मैंने आपका बिल्ड कर दिया, अब आप समझो। राइटर आपसे यहां पर ये कह रहा है कि जो हमारे देश के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऐसा नहीं कि रातों रात देवर जोकर आ गए। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, उस पर्टिकुलर देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, उस देश की वैल्यूज, उस देश के प्रिंसिपल्स और उस देश में जो आइडियाज जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। अब चलो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रातों रात इमर्ज नहीं हुआ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियाज और जो प्रिंसिपल्स लिखे गए वो रातों रात इमर्ज हो गए क्या? नहीं ना। इसका भी रूट जो है बहुत एंशिएंट टाइम से है कि नहीं है। जैसे अगर आप देख लो, दे आर बिल्ड अपॉन द आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स डिबेटेड ऑलमोस्ट सिंस द टाइम ऑफ, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस, जो आइडियल्स, जो भी प्रिंसिपल्स हमें देखने को मिलते हैं वो हमारे देश में बहुत पुराने टाइम से हैं। जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, एंशिएंट टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम तक, मतलब प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत तक, मध्यकालीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लाइक कौटिल्य, ठीक है, कौन से एम्पायर से बिलोंग करता है पर्सन? कौटिल्य, मौर्यन एम्पायर। कौन सी बुक लिखी थी इसने? अर्थशास्त्र। इसका कंटेम्पररी कौन जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में आया था? ट्रैवलर, एम्बेसडर, मेगास्थनीज। कौन सी बुक लिखी थी उसने? इंडिका। ठीक है, उसके बाद एरिस्टोटल से लेकर जीन जैकस रूसो तक, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है इस पर्सन की, जीन जैकस रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और ऐसे अनगिनत फिलोसफर्स और थ्योरिस्ट का अगर आप नाम जान लो, तो इन सब के आइडियाज और जो प्रिंसिपल्स हैं अलग अलग देश के साथ जहां पर भी लोग जुड़े हुए हैं उन देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस चैप्टर के अंदर जो भी बातें हैं वो इंडियन कंटेक्स्ट से कर रहा हूं। पॉलिटिकल थ्योरी कोई इंडिया का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक यूनिवर्सल और न्यूट्रल सब्जेक्ट है। वो अलग बात है कि हम इस पॉलिटिकल थ्योरी को, हम इस पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स को, एग्जांपल्स को इंडिया के कंटेक्स्ट के साथ जोड़ते चलेंगे। जैसे अगर हम बात करें डीपीएसपीस के बड़े सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, शायद आप जानते हो कि वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं। तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने बाइफरकेट करें क्या, या फिर उन प्रिंसिपल्स के नेचर से हमें पता लग जाता है कि हाउ टू बाइफरकेट देम इन विच कैटेगरी? संविधान ने बाइफरकेट करा उनको कि ये गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं। बताओ, हमारी लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर आपने देखा होगा ना, ऐसे करके लिखा रहता है कि ये वाले जो प्रिंसिपल्स हैं इनकी बाइफरकेशन ये, उनकी बाइफरकेशन ये। लेकिन ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने तो बाइफरकेट नहीं करी है, वो तो हमें उनके नेचर से पता लग जाता है, राइट? तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो प्रिंसिपल्स और आइडियाज हैं अलग अलग लोगों के, एंशिएंट टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम तक, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन जिस डेट पर बन रहा है उससे लेकर उस देश का, उससे पहले लेकर जितने भी सालों का देश का जो इतिहास जो जुड़ा होता है, वहां पर जो भी कोर फिलोसफीज, आइडियाज, प्रिंसिपल्स उस देश में जो रोटेट हो रहे होते हैं वो जाके उस देश के संविधान का पार्ट बन जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अमेरिका के अंदर राइट टू कैरी गन, राइट टू कैरी आर्म्स इज फंडामेंटल राइट। भारत के संविधान में चाहे किसी भी जमाने में संविधान बनना शुरू होता, मान लो कि आज ही बन रहा होता, 2024 में बन रहा होता, तब भी क्या इस वाले राइट को हम लोग मौलिक अधिकार बनाने के बारे में सोचते क्या? राइट टू कैरी गन्स, या राइट टू कैरी गन्स, या फिर कैरी आर्म्स। वैसे ऐसे कुछ लिखा हुआ है, आर्म्स लिखा हुआ है उन्होंने वैसे, हाँ, लेकिन गन्स है, राइट टू कैरी गन्स एक फंडामेंटल राइट है उनका। वहां पर 19 फंडामेंटल राइट्स हैं। हम क्या अगर आज भी अपना संविधान बनाना स्टार्ट करें तो हम क्या लिखेंगे उसको, इस चीज को, कि राइट टू कैरी गन्स, राइट टू कैरी आर्म्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाएंगे इसको, और वो भी मौलिक अधिकार? नहीं, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल या हमारे आइडियल्स कैसे हैं, हम किसके ऊपर बात करते हैं? पीस, लव एंड टॉलरेंस। इसका एक और एग्जांपल दूं मैं आपको। जो भी प्रिंसिपल्स और आइडियाज वो कह रहे हैं जो देश में इमर्ज होते हैं वो बहुत पूरा, मतलब वो ऐसी चीजों के ऊपर बेस्ड होते हैं जो कि प्राचीन टाइम से चली आ रही है भारत के अंदर। मैंने आपको लव, पीस एंड टॉलरेंस बोला। मुझे एक बात बताओ आप सब लोग, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है?
उनके नाम का एक सेंटर भी है। जल्दी बताओ। पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप लोगों को मैं बता चुका हूं, पॉलिटिकल साइंस में। जल्दी बताओ। होमी जे भाभा, शाबाश श्रेया, एक्सेलेंट। होमी जे भाभा, इनके नाम का एक सेंटर भी है ना, आप लोगों ने सुना है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी बनाई इन्होंने, यानी कि सरकार ने बनाई, चलो पर्सन को एक बार के लिए छोड़ दो। 1974 के आसपास हमारे देश की न्यूक्लियर पॉलिसी बनती है। हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में हमने पहली लाइन क्या कह रखी है बताओ? हमने क्या एम, मकसद जारी कर रखा है उसका, बताओ। शाबाश, ब्रिलियंट शाइनी। शाइनी कह रही है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कभी भी हम पहले नहीं होंगे अटैक करने वाले। और हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी जो हमने डेवलप करी थी, बहुत ड्रामेबाजी हुई थी ना, जब हम लोग ये पूरा का पूरा सिस्टम बना रहे थे, पोखरण टेस्टिंग कर रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे। लेकिन सारी बातें जब सेटल हो गई, इंटरनेशनल माहौल जब गर्म जो गर्म चल रहा था वो शांत हो गया, इसके बाद हमें हमें अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर दुनिया के सामने क्या अपना विचार रखते हैं कि इंडिया जो एक तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को बेसिकली चाह रहा है, ठीक है, और हम लोग जो है न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे यूज करेंगे, ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस। और वो पीसफुल पर्पसेस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पावर जनरेशन। ठीक है। तो एक बात बताओ, पीस, लव एंड टॉलरेंस हमारी सोसाइटी में देखता है, इसलिए हमने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में ये चीजें लिखी हुई हैं। अब ये चीजें जो लिखी जाती हैं, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, टोटल फोकस लगाकर, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस दे रहा हूं। जो भी किसी भी पॉलिसी प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार जो बातें लिखती है, ये मजाक वाली बातें नहीं होती हैं। सरकार इज डैम सीरियस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ऐसा क्यों? बिकॉज ये सरकार की या हमारे देश की छवि को इंटरनेशनल लेवल पर जाकर प्रभावित करता है, ये सारी चीजें। अब नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अगर इंडिया ने लिख दिया और कल को इंडिया ने पाकिस्तान से लड़ाई होगी और पहले अपना न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर दिया, तो इससे इंडिया की छवि, इंडिया का नाम खराब होगा कि नहीं होगा, बताओ, है ना? लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर यही न्यूक्लियर वेपन नॉर्थ कोरिया ने डेवलप करे होते, तो क्या वो कभी भी ऐसा क्लेम करता? क्या आप सोचकर बता दो। मतलब कभी ऐसा, देखो न्यूक्लियर पॉलिसी उनकी जो भी है, या जो आप कभी गए नहीं हो नॉर्थ कोरिया या जो भी है, लेकिन मैंने आपसे एक कंट्री का नाम लिया, नॉर्थ कोरिया होता, चाइना होता, कुवैत होता, सऊदी अरेबिया होता, इराक होता, इजिप्ट होता, यूएई होता, ये सब लोग डिक्लेयर करते थे क्या नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, या फिर वी विल यूज न्यूक्लियर पॉलिसी ओनली फॉर द पीसफुल पर्पसेस? क्या है उनका रीजनल एटमॉस्फेयर, कैसा चलता है उनका माहौल आसपास के रीजनल कंट्रीज के साथ? गर्मा गर्मी का माहौल रहता है कि नहीं रहता है? गल्फ वॉर्स हो चुके हैं बड़े सारे कि नहीं हो चुके हैं? नॉर्थ कोरिया की आइडेंटिटी को देखकर आपको लगता है कभी वो ऐसा बोलेगा वी विल यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द ओनली फॉर द पीसफुल पर्पसेस? लेकिन आप हमारे देश की ये जो आइडियाज और प्रिंसिपल्स की मैं बात कर रहा हूं, आप इसको समझने की कोशिश करो कि कितनी स्ट्रांग है। प्लीज इसको समझने की कोशिश करो कितनी स्ट्रांग है। हमारी भी तो लड़ाई चल रही है। हम चाइना के साथ लड़ नहीं चुके हैं क्या? चाइना ने तो हमारा इतना एरिया ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था, जिसके ऊपर 28 दिल्ली बन सकते हैं, 28 दिल्ली जितने बन सकते हैं, उतना एरिया अक्साई इनका चाइना के पास है। हमारा पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कितने गर्मा गर्मी वाले रहते हैं, फिर भी हमने जब अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी डिवाइस करी, तब भी हमने ये लिखा बहुत हम्बल तरीके से दैट इंडिया विल प्रमोट नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ इट्स न्यूक्लियर पॉलिसी, एंड वी विल कंटिन्यू टू यूज न्यूक्लियर पावर, या फिर वी आर डिवाइसिंग न्यूक्लियर पावर ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस। ऐसा क्यों? जबकि हमारे जो रीजनल लेबर्स हैं, हमारी पड़ तो उनके साथ भी नहीं रही है। एक के साथ 4 बार युद्ध हो चुका है, एक के साथ 1 बार युद्ध हो चुका है, उससे तो हम टेरिटरीज अपनी हार भी चुके हैं। लेकिन फिर भी वो इसलिए क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज हैं, या किसी भी एक देश की पॉलिसी है, उसके आइडियाज, उसके प्रिंसिपल्स जो कि एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं उस देश के अंदर, उसके बेसिस पर गाइड होती है। और ये सारी चीजें लिखी का जाती हैं, संविधान का बेस जो है वो इन सारी चीजों पर बनता है। अब समझ में आया? थोड़ा डीपीएसपी के बियॉन्ड जाकर और दिमाग खुला। जैसे अभी तक डीपीएसपी जब मैं पढ़ाता था तो ये बोलता रहता था कि प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल एकदम से सुबह उठकर खुराफेती दिमाग नहीं चलाते हैं, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, ये वाली पॉलिसीज, बिल, एक्ट वगैरह लेकर आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। डीपीएसपी का डॉक्यूमेंट उनको गाइड करता है, लेकिन संविधान में जो भी चीजें लिख रखी रहती हैं, इसको कौन गाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग को किसने गाइड करा? जो उस देश के साथ
प्राचीन भारत के टाइम से, हम लोग अपनी कंट्री की बात करेंगे ऑब्वियसली बात है, प्राचीन टाइम से जो हमारे भारत के साथ हमारी जो कोर फिलोसफीज थी, जो कोर आइडियोलॉजीज थी, जो प्रिंसिपल्स थे, वो सारी चीजें हमने यहां पर लिखी हुई हैं। फंडामेंटल ड्यूटी को ही देख लो। फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर सिटीजन से दरखास्त करी जाती है ना कि नेशनल हेरिटेज और मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करके रखो, बचा कर रखो। वहां पर जाके राजू लफ्ज रानी लिखकर मत आओ, दिल बनाकर उसमें चीर कर अपने निब्बे निब्बियों का नाम लिखकर मत आओ। बोला जाता है ऐसा कि नहीं बोला जाता है? रिक्वेस्ट करी जाती है ना, नथिंग शुड बी डन विच इज डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द विमेन। और औरत की इज्जत के लिए हमेशा खड़े हो, उसकी इज्जत आबरू को हमेशा प्रोटेक्ट करो। ये एक भारत का नागरिक होने के तहत आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये सारी चीजें लिखी जाती है, जबकि आपको पता है कि कोई उसको माने ना तो कोई आपके खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता कंप्लेंट करने आपकी। वो सिर्फ आपको एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए है। लेकिन वो सारी अच्छी बातें लिखी क्यों गई हैं? बिकॉज हमारे देश में प्राचीन टाइम से ही ये सारे आइडियाज और प्रिंसिपल्स हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को गाइड करते हुए आए हैं, और हम चाहते हैं वो चीजें बरकरार रहें। वो तो लंका लगा रखी है हमारे देश की ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। और अगर आप इस चीज को देखोगे ना, यूपीएससी जो मैं आपको बोल रहा हूं किस हद तक सोचता है इन सब चीजों को, तो यहां पर आप देखो इस क्वेश्चन को आंसर कर पाना, जैसा कि मैंने आपको अभी डिबेट डिस्कशन बताई, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आप यहां पर देखो एक जीएस पेपर 1 के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस कम्युनिज्म रीजनलिज्म, आप ये चीजें देखो, मैंने आपको इससे अलग हटके क्या बताया। ऐसी चीजों के लिए एनालिसिस पावर हमें चाहिए होती है। हाउ 2021 में यूपीएससी पूछ रही चीजें, क्योंकि वो जानता है कि ग्लोबलाइजेशन लंका लगाती है। हमारे देश का जो यूथ है अब सिर्फ स्नैपचैट और इंस्टाग्राम चलाना जानता है। हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कॉन्टिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज, एन्यूमरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट। देखो वो ये भी कह रहा है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है यूपीएससी कि चेंजेस हो रहे हैं सारी हमारे ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज के अंदर। वो कह रहा है उसकी लिस्टिंग करो क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं। और अगर आप इस चीज को जानना चाहोगे ना, यूपीएससी की इंस्पिरेशन भी बता दूं मैं, यूपीएससी ने क्वेश्चन कहां से निकाला था। आप यहां जाओगे, क्लास 12 पर जाओ, सोसाइटी सोसाइटी सोसाइटी, इसलिए कहता हूं मैं आपसे अपना अपना स्टैटिक सब्जेक्ट मजबूत करके चलो, वही आपके काम आता है। यहाँ पर किसी एक चैप्टर के अंदर एंड पेज पे एक चीज़ गिवन होती है, इंडियन सोसाइटी ये रहा। ऑफन वेस्टर्नाइजेशन अमंग द मिडिल क्लास मेक्स जनरेशनल डिफरेंस मोर कॉम्प्लेक्स। दादी माँ घर में आप पूजा करती हैं, पहले सारे लोग हाथ जोड़कर खड़े होते थे पूजा करने, जब भी जिस टाइम पर सुबह शाम आरती होती थी घर में। लेकिन अब बच्चे जो है अपना रॉक म्यूजिक सुन रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है कि दादी हनुमान चालीसा कर रही हैं या कोई पाठ कर रही हैं या घर में कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग पाठ कर रहा है। अब वो अपने में मगन है, ये अपने में मगन है। इसको करेक्ट करना जरा से। हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज, एन्यूमरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट। सेकंड पार्ट पर आओ, एन्यूमरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट। एनसीईआरटी को अगर दिमाग में अपने बसा लो ना, ये कहना बहुत आसान है मेरे लिए, लेकिन वो आपके ऊपर पर्सनली डिपेंड करता है। तो ये इमेज से भी बहुत कुछ आप इसका आंसर लिख सकते हो अगर आपको ये इमेज याद है। मुझे अभी एकदम से क्लिक कर गया तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि करंट अफेयर अखबार के पीछे मत जाया करो, जिस कमरे में बैठे हो जिंदगी भर वहीं बैठे रह जाओगे। तो यहां पर क्या है, ये चीज समझ में आई कि कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज कैसे गाइड होती हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। और एक चीज और, एक आप जरा इसको देखो,
आर वी लूजिंग आवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी? डिस्कस। 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद, टू वॉट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन हैज इन्फ्लुएंस द कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया? सारा टारगेट मतलब उसका यही है कि हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज, जो कल्चर है, घुमा फिरा के वो हर एक साल यही चीजें पूछने में लगा हुआ है यूपीएससी। ग्लोबलाइजेशन इज सेट टू प्रमोट कल्चरल होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है सेमनेस, बट ड्यू टू दिस कल्चरल स्पेसिफिसिटी appears to be strengthened in the Indian society, elucidate। ठीक है। वापस हो यहाँ पर। तो एज फार एज द 5th सेंचुरी बीसी, प्लेटो और एरिस्टोटल, कौन किसका गुरु था, कौन किसका शिष्य था? देखो देखो, ये ऐसे चलता है। सोक्रेटिस टीचर किसके? प्लेटो के। प्लेटो के टीचर कौन? एरिस्टोटल। प्लेटो का सबसे बड़ा क्रिटिक कौन? एरिस्टोटल। दो क्रिटिक थे प्लेटो के, चाहो तो आप बस नाम के लिए लिख सकते हो उनको। एक पर्सन का नाम था कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर, कार्ल पॉपर तो मतलब मॉडर्न बंदे थे, 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी के बंदे थे। और दूसरा उनका क्रिटिक था एरिस्टोटल। और मजाक की बात यह, प्लेटो का ग्रेटेस्ट डिसाइपल भी एरिस्टोटल था, और ग्रेटेस्ट क्रिटिक भी एरिस्टोटल था। ठीक है। तो 5th सेंचुरी बीसी में प्लेटो और एरिस्टोटल डिस्कस विद देयर स्टूडेंट्स वेदर मोनार्की और डेमोक्रेसी वाज बेटर। बताओ, सोक्रेटिस और एरिस्टोटल क्या डेमोक्रेसी को लाइक करते थे या हेट करते थे? सोक्रेटिस और प्लेटो दोनों डेमोक्रेसी को हेट करते थे, स्पेशली प्लेटो तो बहुत ही ज्यादा। तो प्लेटो क्या बोलता है, डेमोक्रेसी के विपरीत क्या चीज आनी चाहिए? कौन सा कंसेप्ट देता है, कौन से किंग का ये? शाबाश, फिलोसफर किंग। अच्छा, ये नफरत क्यों करता है लोकतांत्रिक व्यवस्था थे उस जमाने के अंदर एंशिएंट ग्रीस में? क्योंकि इसके गुरु सोक्रेटिस के साथ क्या हुआ था? सच बोलने पर पनिश नहीं कर दिया था, जहर खिला दिया था, मर गया था। ठीक है, जहर दे दिया गया था। इसलिए प्लेटो को डेमोक्रेसी से जीते जी हमेशा नफरत होती है। ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक चीज क्लियर करी थी ना चैप्टर की स्टार्टिंग में, उस जमाने की डेमोक्रेसी आज की जमाने की डेमोक्रेसी से काफी अलग है। ठीक है। तो प्लेटो और एरिस्टोटल डिस्कस विद देयर स्टूडेंट्स वेदर मोनार्की और डेमोक्रेसी वाज बेटर। मॉडर्न टाइम में जीन जैकस रूसो, अभी ऊपर इसका नाम आया था, ये रहा, जीन जैकस रूसो, इसने सबसे पहले आर्ग्यू करा था कि इंसानों के जीने के लिए एक पर्टिकुलर देश में सबसे ज्यादा अनिवार्य जो चीज है कि किसी पर्सन ने अगर इंसानी शरीर में जन्म लिया है, इंसानी रूप है अगर उसका, तो सबसे ज्यादा कोर फंडामेंटल राइट अगर उसका कुछ हो सकता है तो वो हो सकता है फ्रीडम, आजादी सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चीज का प्रूफ जान लो। आप अगर नॉर्थ कोरिया के पर्सन से मिलोगे, आपको क्या लगता है उनका आंसर क्या होगा? वो आपसे क्या कहेंगे? हमें फरारी चाहिए, हमें बंगलो चाहिए, हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, या फिर हमें लिबर्टी एंड फ्रीडम चाहिए? बताओ। नॉर्थ कोरिया की हालात को देखते हुए 99% लोग आपसे क्या कहने वाले हैं? बताओ। बट ऑब्वियस रिस्पॉन्स उनका क्या होगा? उनको फ्रीडम चाहिए। आजादी एक ऐसी चीज होती है जिसके लिए इंसान क्रेव करता है। डू यू ऑल एग्री? आपको सारी फैसिलिटी दे दी जाए ईशा, लेकिन आपसे यह बोला जाए कि तुम जिंदगी भर हाउस अरेस्ट पे रहोगी, जिंदगी भर। अगर तुम घर के बाहर बालकनी में भी निकली तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को शूट कर दिया जाएगा। पसंद है? फिर हर एक चीज मिल जाए आपको, सारे शौक पूरे हो जाए, लेकिन यू विल हैव नो फ्रीडम।
अगर आपको ये बोला जाए निर्भय कि आप सारी फ्रीडम एंजॉय कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन 6 बजे के बाद, 6 बजे तक घर पे लौट कर आना है, 6 बजे के बाद अगर कहीं पर भी देखे हुए पाए गए तो आपको और आपके पूरे खानदान को उड़ा दिया जाएगा। पसंद आएगी ऐसी लाइफ? फैसिलिटी सारी मिलेंगी आपको? नहीं ना। इंसान हमेशा फ्रीडम के लिए क्रेव करता है, हमेशा। क्योंकि पता है क्या होता है, सारी चीजें मिलने के बावजूद भी ना, ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर होता है, वो फ्रीडम के लिए बहुत ज्यादा, मतलब जो इंसान जो है वो परेशान रहता है। आप इसका बेसिक एक एस्पेक्ट देख लो। एक पर्सन है, मान लो कोई एक बंदी है, ठीक है, उसकी बहुत अमीर घराने में शादी होती है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। और घर वाले भी उससे ये कहते हैं कि तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, नौकर चाकर इतने लगे हुए हैं, ठीक है, हमारे पास सब कुछ है। अब वो लाइफ में परेशान होकर 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 अपने आप को, एक अपने दिमाग को एक छोटे से पिंजड़े में बांध देगी वो औरत। क्यों? उसके पास कुछ करने को नहीं है। बेसिकली कुछ काम करती होती, कहीं जाती होती तो दिमाग थोड़ा सा खुलता, 10 लोगों से इंटरेक्शन होती तो दिमाग खुलता। सारी फैसिलिटी होने के बावजूद भी उसका दिमाग, उसकी मानसिकता क्रेव कर रही है फ्रीडम को, लिबर्टी को। इसलिए बहुत अमीर लोग जो होते हैं, ये रिपोर्ट कहती है, ये हम रैंडमली बात नहीं कर रहे हैं, ये रिपोर्ट कहती है अमेरिकन सोसाइटीज, यूरोपियन सोसाइटीज में सबसे ज्यादा डाइवोर्स होते हैं। बात मैं यहां पर फ्रीडम और लिबर्टी को जोड़कर नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इसी बुक के अंदर, कभी कभार ओवर फ्रीडम और ओवर लिबर्टी भी आपके लिए घुटन बन जाती है। वो आपके लिए एक ऐसा सॉर्ड, एक ऐसा वेपन बन जाता है जिससे आप अपने आप का सेल्फ मर्डर कर देते हो। ये थ्योरी हम पढ़ेंगे इस बुक में, आगे वाले चैप्टर्स में। बहुत बढ़िया थ्योरी है वो। फ्रीडम ना मिले तब भी मर जाओगे, ठीक है। दिमाग को कोई बांध कर रखे सारे सुख देने के बाद, तब भी उस पर्सन को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाओगे कि मुझे नहीं रहना। फ्रीडम का हमेशा बैलेंस होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये आपके सुसाइड का कारण या आपके रिश्ते खराब करने का कारण ये बन सकता है, ठीक है। आप जैसे मूवी को देख लो, अगर आपने शायद से देखी हो, दिल धड़कने दो, प्रियंका चोपड़ा, अनिल कपूर, रणवीर सिंह। प्रियंका चोपड़ा मूवी के एंड तक जाते जाते अपने हस्बैंड से डाइवोर्स मांगना चाहती है, तो उसकी मम्मी कहती है कि माधव तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तो वो कहती है जब बात खुशी रखने की थी तो शॉपिंग मॉल से करवा देती मेरी शादी, मैं नहीं हूं उसके साथ खुश, मुझे हर चीज उसके साथ पूछ कर करनी पड़ती है। मुझे अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए 5 साल सासू माँ को कन्विंस करना पड़ा खुद का अपना स्टार्टअप खोलने के लिए। तो अल्टीमेटली वो फ्रीडम को क्रेव कर रही थी। अरबपति होती है उस मूवी के अंदर वो, लेकिन फिर भी उसको पैसा नहीं चाहिए, उसके दिमाग को फ्रीडम चाहिए, और एंड तक जाते तो वो डाइवोर्स दे देती है। तो रूसो फर्स्ट आर्ग्यूड फॉर फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड। जीन जैकस रूसो बोलता था कि इंसान के जीवन के लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई मौलिक अधिकार है तो वो है आजादी। एंड डोंट वरी, इस बुक को पढ़ने के बाद, अभी आई थिंक दूसरा तीसरा चैप्टर ही होता है फ्रीडम या फिर उसके ऊपर, तब आपको प्रॉपर तरीके से मैं हमेशा के लिए क्लैरिटी दे दूंगा, जो कि इतने महीनों से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हम एक प्रॉपर जगह पर पढ़ेंगे कि फ्रीडम और लिबर्टी जो आपको लगता है एक जैसे ही होता है, लेकिन थ्योरेटिकली उनका मीनिंग अलग होता है। तो हम पढ़ेंगे कि फ्रीडम और लिबर्टी में क्या डिफरेंस है। तो आप करेक्ट वर्ड्स बहुत अच्छे से यूज करोगे फिर अपनी आंसर राइटिंग के अंदर, जीएस पेपर 2 के आंसर आपके इनहेंस होंगे उससे। तो रूसो फर्स्ट आर्ग्यूड फॉर फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट फॉर ह्यूमन काइंड। कार्ल मार्क्स, इसको हमारे कलर से ले लेते हैं, कार्ल मार्क्स, जिसकी आइडियोलॉजी कौन सी होती है? मार्क्सिज्म, ठीक है। ही आर्ग्यू दैट इक्वालिटी वॉज एज क्रूशियल एज फ्रीडम। इसका कहना था फ्रीडम जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी इंपॉर्टेंट है समानता, क्योंकि जहां पर असमानता होगी, ठीक है, वहां पर फ्रीडम वैसी छिनकर रह जाएगी। ये सारी चीजें अलग अलग चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। इस बुक की ब्यूटी यही है, एक चैप्टर का पूरा डेडिकेटेड नाम है इक्वालिटी, एक का नाम है फ्रीडम, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं यहां पर, ठीक है। महात्मा गांधी ने इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से
जो जेन्युइन फ्रीडम होती है, जिसको महात्मा गांधी कहते थे, इनको भी हम कलर ले लेते हैं, इनका महात्मा गांधी, इन्होंने फ्रीडम का जेन्युइन मीनिंग डिस्कस करा था, ठीक है। ठीक है, महात्मा गांधी ने डिस्कस करा था जेन्युइन मीनिंग ऑफ फ्रीडम या स्वराज अपनी बुक हिंद स्वराज के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डॉक्टर अंबेडकर की, डॉक्टर अंबेडकर vigorously argued that scheduled caste must be considered as minority and as such must receive special protection. इनके लिए इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। यानी कि आप एक चीज समझ रहे हो, अलग अलग पॉलिटिकल फिलोसफर थ्योरिस्ट ने अपने अपने जमाने के सर्कमस्टांसेस और कंटेक्स्ट के हिसाब से बातें करी हैं विद रिगार्ड टू फ्रीडम, इक्वालिटी एक्सेट्रा। क्लियर है, ठीक है। अब ये जो आइडियाज हैं, ये सारे आइडियाज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं, हमारे प्रीएम्बल में भी देखने को मिलते हैं। और प्रीएम्बल के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे प्रीएम्बल के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स, एक आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। तो आवर प्रीएम्बल इंश्राइन्स फ्रीडम एंड इक्वालिटी, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स का जो चैप्टर है, इट एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। और डीपीएसपी में जैसा कि मैं आपको बता रहा था, गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो इन सभी, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, वो इन सभी आइडियाज और प्रिंसिपल्स के साथ डील करती है पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि एक देश के संविधान को शेप करते हैं। अलग अलग पॉलिटिकल फिलोसफर्स अलग अलग देशों के अलग अलग आइडियाज और प्रिंसिपल्स हो सकते हैं उस देश के प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए। जब उस देश का संविधान बनेगा तो उसमें वो चीज नजर आएगी, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको इतना अच्छा एग्जांपल बताया, राइट टू कैरी आर्म्स, राइट टू कैरी गन्स, इसको हम कभी भी संविधान में अपने नहीं लिखने वाले। मौलिक अधिकार के तौर पर तो भूल ही जाओ, जैसे अमेरिका में एक पूरा प्रॉपर इसके ऊपर डेडिकेटेड एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि हम लोग जो है हमारी सोसाइटी को लव, पीस एंड टॉलरेंस के बेसिस पर क्रिएट करते हैं, ओके। तो दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड द सोशल लाइफ इन अ सिस्टमैटिक मैनर। पॉलिटिकल थ्योरी जो है, इट क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सो ऑन। इट प्रोब्स का मतलब क्या होता है, क्या करना, when you are probing something, तो you are doing what, you are investigating something. It probes the significance of principles. पॉलिटिकल थ्योरी इन सब चीजों का भी मतलब बताता है, और ये बताता है कि इसकी रेलेवेंस क्या है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, लॉ जो है वो सुप्रीम है, ठीक है। और हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड कौन सा है, हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड कौन सा होता है, पागल हो गए हो, हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड सुप्रीम कोर्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन पहाड़ों से कूद जाओ अभी, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू एक्सेट्रा। तो ये सब कुछ करा कैसे जाता है, ये सारे प्रिंसिपल्स को इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट कैसे करा जाएगा और डाला कैसे जाएगा संविधान के अंदर, बाय एग्जामिनिंग द आर्ग्यूमेंट्स एडवांस बाय डिफरेंट थिंकर्स इन डिफेंस ऑफ दीज कंसेप्ट। जैसे आप महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर को पॉलिटिकल थिंकर बोल सकते हो क्या, बिल्कुल बोल सकते हो। तो याद है अंबेडकर बहुत सारी चीजें जब कॉन्स्टिट्यूशन में डलवाते थे, हम लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स के अंदर, अंबेडकर का आर्गुमेंट क्या है, उनका व्यू पॉइंट क्या था, उन्होंने क्या बोला इसके डिफेंस में, हमने क्यों डाला है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। अब अगर हम बाहर के थिंकर्स की बात करें, दो रूसो, कार्ल मार्क्स या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर लाइक महात्मा गांधी, ये पॉलिटिशियंस तो नहीं थे, लेकिन इनके जो आइडियाज है दे हैव इन्फ्लुएंस्ड जनरेशंस ऑफ पॉलिटिशियंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। There are also contemporary thinkers who drawn upon them to defend freedom or democracy in our own time. जैसे आप कोई कंटेम्पररी थिंकर का नाम जानते हो क्या, पॉलिटिकल थिंकर का नाम, कभी आपने इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इन पर्सन के एडिटोरियल को सुना है, सी राजा मोहन, ये आईआर के ऊपर बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। आपने एक और पर्सन का नाम सुना है कभी, इनकी बुक भी आती है,
पुष्पेश पंत, ये सारे कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हैं, ठीक है। तो बिसाइड्स एग्जामिनिंग आर्गुमेंट्स, पॉलिटिकल थ्योरीज जो है दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट अपॉन आवर करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस एंड पॉइंट आउट ट्रेंड्स एंड पॉसिबिलिटीज फॉर द फ्यूचर, ठीक है। यानी कि कुछ नहीं है, जो मैं आपको बता रहा था ना, इस लाइन का मतलब ये है, एंशियंट टाइम से लेगेसी जो हमने बोरो कर रखी है मध्यकालीन भारत से गुजरते हुए, जो प्रेजेंट टाइम में जो है आज हमारे समाज की जो रियलिटी है, वो सारे पुराने जमाने के प्रिंसिपल्स आइडियाज वगैरह हमारे लॉ मेकिंग को शेप करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को शेप करेंगे। अगर वक्त और हालातों के अनुसार उसको उसके अंदर किसी भी प्रकार की संशोधन करने की अगर हमें आवश्यकता है, चेंज करने की आवश्यकता है, तो यस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दुनिया के विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज अ स्कोप ऑफ ब्रिंगिंग आउट अमेंडमेंट्स, ठीक है। लेकिन राइटर यहां पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, बट इज ऑल दिस रेलिवेंट फॉर अस नाउ? क्या जो पुराने जमाने के अंदर जो बातें करी गई थी आज भी वो रेलिवेंट है क्या? बताओ आपका आंसर क्या होगा इसके लिए? यस, रेलिवेंट होल्ड करके रखती हैं सारी बातें। लव, पीस, टॉलरेंस, ये हमारी सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? हमारी सोसाइटी के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? लव, पीस एंड टॉलरेंस बिल्कुल है। आप 2017 का एक क्वेश्चन देखो यूपीएससी का, मैंने आपको अक्सर ये वाला क्वेश्चन दिखा रखा है। 2017 ये देखो, 2017 का सोसाइटी का यूपीएससी का एक क्वेश्चन है, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव is not only an interesting feature of Indian society from very early times, keyword देखो, from ancient times, but it is also playing an important part at the present. Elaborate, यानी कि आपको खींच कर लाना है प्रेजेंट से, सॉरी, एंशियंट टाइम से मेडिवल टाइम टू प्रेजेंट, प्रेजेंट टू कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी होता है जो जस्ट अभी जिसके बारे में बातें चल रही, जब आप अभी बैठकर सांस ले रहे हो, वो कंटेम्प्रेरी पीरियड होता है। प्रेजेंट टाइम तो ये ऐसा होता है कि जब से आप पैदा हुए तो वो आपका प्रेजेंट टाइम ही तो है, ठीक है। लेकिन कंटेम्प्रेरी क्या है? बिल्कुल अभी। हैव वी नॉट ऑलरेडी अचीव फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी? बताओ, ट्रू फॉर्म में सही तरीके से डेमोक्रेसी और फ्रीडम है हमारे देश में? बताओ। सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है और टाइम टू टाइम इसकी मीनिंग बदलते रहते हैं। हमारे देश के संविधान में फ्रीडम और डेमोक्रेसी के बारे में लिख दिया गया था ना, लेकिन इसकी धज्जियां उड़ी थी कि नहीं उड़ी थी? डेमोक्रेसी और फ्रीडम की इमरजेंसी के टाइम पर। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पॉलिटिशियंस इसको अच्छे से एंजॉय करने देते हैं क्या लोगों को? आप कोई चित्र बना दो, किसी के बारे में कुछ लिख दो, एडिटोरियल वगैरह, किसी को कोई मूवी बना दो, शक्ल बन जाती है आज भी हमारे देशों में कि नहीं बन जाती है पॉलिटिशियंस की? होता है, ठीक है। वाइल इंडिया इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट, भारत एक स्वतंत्र मुल्क है, लेकिन क्वेश्चंस रिगार्डिंग फ्रीडम एंड इक्वालिटी हैव नॉट सीज टू क्रॉप अप। आज भी ये उठते हैं, ये मुद्दे फ्रीडम के और इक्वालिटी के। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज इश्यूज कंसर्निंग फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ये हमारे सामाजिक लाइफ का पार्ट है, ये क्रॉप अप होती रहती है एंड दे आर बीइंग इंप्लीमेंटेड इन डिफरेंट सेक्टर्स एट डिफरेंट प्लेसेस। बात सिर्फ सरकार की नहीं है, आप डेमोक्रेसी के एंगल को भूलकर सिर्फ इन दो वर्ड्स के ऊपर फोकस करो जरा, फ्रीडम और इक्वालिटी। आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप में से जितनी भी लड़कियां अगर ये डिस्कशन को सुन रहे हो, ठीक है, और वो भारत के अलग अलग कोनों से हो, आपका भाई अगर छोटा है ना, अगर आपसे उम्र में, वो आपके बाद पैदा हुआ था, तब भी आपकी फैमिली ने उसको आपका दूसरा बाप बना रखा होता है कि तू घर से बाहर नहीं निकलेगी रात को, कोई भी सामान तेरे को चाहिए, स्टेशनरी का कुछ भी करके भाई ले आएगा, तेरे को कहीं जाना है भाई जाएगा साथ में। तो वो सैटेलाइट और वॉकी टॉकी की तरह आपसे चिपका ही रहता है हमेशा, लाइफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते या फिर ये आपके लिए घुटन की एक चीज है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके लिए वो फ्रीडम और इक्वालिटी नहीं एग्जिस्ट करती है। जैसे मैं पेट्रियार्की की बात करता हूं, बहुत सारी फैमिलीज में हिडन पेट्रियार्की होती है। पापा ने कभी आपकी मम्मी से ऊंची आवाज में बात नहीं करी, कभी आपकी मम्मी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, लेकिन पापा घर से बाहर डिसीजन लेकर चले आते हैं
मम्मी को सिर्फ बताया जाता है मम्मी पापा के बारे में अंधी हो रखी है, तो वो हाँ में हाँ मिला देती है उनकी। ये हिडन पेट्रियार्की होती है। हस्बैंड से बोलो कभी वो आपके घर आके रहे शादी के बाद, वो आपकी फेवरेट डेजिग्नेटेड प्लेस में जॉब ले, आपका ही डिसीजन हमेशा होगा उसके पीछे पीछे जाने का। फ्रीडम और इक्वालिटी का है कहने को तो 21st सेंचुरी के लोगों, हमेशा कभी किसी ने कोई आपको तंग नहीं करा, हमेशा हर रिश्ते में आपको इज्जत मिली है। लेकिन ये चीजें हिडन है जो कि सोसाइटी का कोर एस्पेक्ट है। बदलती क्यों नहीं है? क्योंकि सहन करने वाला कभी आवाज नहीं उठा रहा। चल कोई ना, चल कोई ना, चल कोई ना, चल कोई ना, करते करते कन्वेंशन बन जाता है। फॉर इंस्टेंस, ऑल्दो इक्वालिटी में एग्जिस्ट इन पॉलिटिकल स्फीयर इन द फॉर्म ऑफ इक्वल राइट्स, ठीक है, पॉलिटिकल स्फीयर में आप जानते हो मैन एंड वेमेन के दोनों के पास राइट टू वोट है, राइट टू कंटेस्ट है, पॉलिटिकल स्फीयर में है। लेकिन इट मे नॉट एग्जिस्ट इन द टू द सेम एक्सटेंट इन इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर। इकोनॉमिक सोशल स्फीयर में कैसे? अच्छे अच्छे एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसके। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं वैसे। ये एक एमएनसी में या किसी भी प्राइवेट कंपनी में, मैं एमएनसी को लिख रहा हूं, कोई भी प्राइवेट कंपनी है, मैं सरकार की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वहां पर काबिलियत के हिसाब से आप एग्जाम निकल कर क्लियर करोगे तो फर्क नहीं पड़ता। जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं उसके लिए एग्जांपल क्या, पहले सुन लो। किसी भी प्राइवेट नौकरी के लिए किसी भी एक अच्छी एमएनसी डेजिग्नेटेड कंपनी में एक लड़की एमबीए वगैरह कर कर आईआईएम गोल्ड मेडलिस्ट है, वो जॉब लगाने अपनी गई, वो आईआईटीएन है या जो भी है, ठीक है। कंपनी उसको इस बात के ऊपर रिजेक्ट कर सकती है कि उसके हाथ में उसने चूड़े देख लिए हैं, मेहंदी देख ली है और माथे पे लगा हुआ सिंदूर देख लिया है, ये तो मजे लेते लेते थोड़े महीनों के अंदर प्रेग्नेंट हो जाएगी। घर बिठाकर इसको मैटरनिटी लीव के प्रोविजंस के अंतर्गत हम इसको सैलरी दें, ये घर बैठ के मजे ले, बच्चे को रेस करे, और कंपनी जो होती है, जो कंपनी होती है, उनको अपने प्रॉफिट मेकिंग से लेना देना है, वो समाज सेवा करने नहीं निकली है। प्रेग्नेंट कंपनी से पूछ के थोड़ी ना हुई थी वो कि आज रात को जाके सेक्स कर लूं प्लीज यार, मेरे को प्रेग्नेंट होना है यार। लेकिन कंपनी को जो बैठे बैठे उसको खिलाना पड़ेगा मैटरनिटी लीव के अंतर्गत, कंपनी को उससे दिक्कत होती है, तो कंपनी कोई भी रीजन देकर उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये है इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर सेम तरीके की जो इक्वालिटी है ना मिलना। अगर ये चीज मैन के पास होती कि मेल जो कंसीव कर रहे होते चाइल्ड को, मेल प्रेग्नेंट हो रहे होते, तो ये मेल के साथ होती। और सोशल स्फीयर में मैंने आपको बता दिया, इन लॉज से लेकर पर्सनल फैमिली से लेकर आपका छोटा भाई आपका बाप बनने से लेकर और आपके हस्बैंड के पीछे पीछे उसकी पूछ को पकड़ते पकड़ते पीछे उसका फॉलो करना, ये सोशल स्फीयर के अंदर इनइक्वालिटी होती है। लेकिन मैं आपको वही बोल रहा हूं, इससे किसी को बुरा नहीं मानना है, मैं एक बात बता रहा हूं, आपसी समझौते से सारी चीजें लाइफ में चलती हैं, ठीक है। लेकिन वो चीजें चेंज क्यों नहीं होती? लेकिन ये मुद्दा फिर भी है। देखो, इशू तो है ही नहीं ये, वो इसलिए क्योंकि एक्सेप्टेंस लोगों की आ जाती है इसके ऊपर। अब जैसे एक औरत, एक जैसे ये कौन सा सब्जेक्ट कहता है, साइकोलॉजी और फिलोसफी कहते हैं, इवन सोशोलॉजी भी कहती है कि एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही होती है। कैसे? दादी ने अरेंज मैरिज करते हुए अत्याचार सहन करा था, वो बहू के नाम पर काम वाली थी घर में, गुलामी करते करते बूढ़ी हो गई। लेकिन जब अब तुम घर की एक तरीके से चेयरमैन बन गई हो और तुम अपनी बहू को देख रही हो, बेटे को देख रही हो, तो तुम्हें लड़कियों को ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन फिर भी ये दादी और नानिया की उम्र की ही लेडीज होती हैं जो कि छोटे भाई को आपका बॉडीगार्ड बनाकर आपके पीछे लगा देते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि तुम बड़ी हो, तुम सक्षम हो, तुम फाइटर हो, लेकिन नहीं, छोटा भाई तेरे साथ जाएगा, छोटा भाई तेरा वो निकलेगा, तुम रोड पे क्या कर रही हो, दरवाजे के बाहर क्यों खड़ी हो, बालकनी में क्यों खड़ी हो, लड़के तुम्हें देख रहे हैं, ठीक है, या फिर तुम ज्यादा ही हंसती खेलती क्यों, तुम टॉम बॉयश क्यों। ये सारी चीजें आपको करते करते इतना दबाते दबाते, चुप रहा करो, कम बोला करो, चुप रहा करो, कम बोला करो, ऐसे स्माइली करते हैं, तुम्हारा टॉप देखो कहां जा रहा है, तुम्हारी ब्रा की देखो स्ट्रिप दिख रही है। ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, ये एक लड़की को कमजोर बनाती थी। धीरे धीरे करके वो समझ जाती है कि नहीं यार, उसको ना नजर झुकाकर चलना है, उसको ये देखना है कि यार उसके क्या कहते हैं, सीने पर ना कम से कम पल्लू डलाओ, उसके जो टॉप हो कम से कम उसमें ब्रा की स्ट्रेप्स ना दिख रही हो, वो ढाक ले उस चीज को, वो ढक ले उस चीज को, जीन्स उसने प्रॉपर पहनी हो, मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पर उसने व्हाइट कलर के कोई कपड़ा ना डाल रखा हो, ठीक है, कहीं ऐसा नहीं कि स्पॉट आ जाए या जो भी आ जाए, सोसाइटी हंसेगी क्योंकि उसके ऊपर। ये छोटी छोटी चीजें करते 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 औरत की मानसिकता कमजोर हो जाती है इससे, और फिर वो सहन करना सीख जाती है।
ये चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड हमारी थ्योरी है सोशियोलॉजी में, एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड में, और अच्छा उसी में फिलोसफी और साइकोलॉजी आ जाएगी। हाँ ठीक है, ठीक है। ये पता क्या होती है, ये हिडन चीजें होती हैं जिसको कोई हाईलाइट नहीं करता। लेकिन बात वही है, अब जैसे एक डिबेट ये चल रही थी कि साउथ इंडियन टेम्पल्स के रिगार्डिंग एथिक्स का एक टॉपिक था, एक केस स्टडी था जिसको मैं अटेंड कर रहा था आज से कुछ साल पहले, जीएसएस कोरिया विजन आईएएस में था वो। उस केस स्टडी का फंडा ये था, जो निचोड़ में आपको बताऊं, कि साउथ इंडिया में क्या होता है, जब मंदिर में एंट्री कर रहे होते हैं तो मर्द जो होते हैं वो सूती कपड़े की धोती पहनते हैं। सूती कपड़ा मतलब होता है प्योर कॉटन क्लोथ, जिसको पहले आपने पहना ना हो, शुद्ध है वो कपड़ा, ठीक है, व्हाइट कलर का वो आप पहनकर जा रहे हो। तो उसमें उनकी जो चेस्ट है मर्द की वो नेकेड है। तो एक औरत प्रवोक नहीं हो सकती क्या एक मर्द की नेकेड चेस्ट देखकर, ठीक है। लेकिन वहीं पर उसका अगर टॉप ब्लाउज कोई पल्लू अगर बिगड़ रहा हो तो फिर इतना ज्यादा कॉन्शियसनेस के ऊपर इतना ज्यादा फोकस क्यों करा जाता है। तुम देखो तुम्हारी साड़ी कहाँ जा रही है, तुम्हें कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। तो मर्दों से कभी कोई नहीं कहा जाता कि जब वो नहाने के बाद निकलकर बालकनी में नंगियों का टॉवल सुखाने चले जाते हैं अपनी, वो कोई बात नहीं। ये चीजें हिडन होती हैं, ठीक है। ये मैं आपको कभी और पढ़ाऊंगा, किसी रेलिवेंट कंटेक्स्ट में पढ़ाऊंगा ये सब चीजें, ठीक है। मतलब वो क्या होता है, उसको वो टॉपिक पता है क्या है, वो है सोसाइटी का दोगलापन विद रिस्पेक्ट टू जेंडर इक्वालिटी। तो पीपल मे नॉट एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स बट स्टिल बी डिस्क्रिमिनेटेड against socially because of their caste or poverty. Some people may have a privileged place in the society while others are deprived even of basic necessities. Some are able to achieve whatever goals they set for themselves while many are unable to go to schools so that they can have decent jobs in the future. अब ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन चल रहा है कि सोसाइटी में दो तबके के लोग आपको मिलते हैं। तो यानी कि बहुत सारे लोगों के पास फ्रीडम है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास जो फ्रीडम जो है इट इज अ डिस्टेंट ट्री। अब ये ना थोड़ा सा रीजनल इनइक्वालिटी के बेसिस पर भी होता है फ्रीडम। हिंदुस्तान में बहुत सारे कल्चर ऐसे हैं कि जहां पर आप लड़कियों को शॉर्ट्स में देखना तो भूल ही जाओ, जीन्स भी अगर उन्होंने डाली तो हो सकता है घर परिवार वाले ही पेट्रोल डालकर चला दें। रीजन। अब ये चीज बदलती भी है, जैसे मतलब मान लो जिसके पास लिबर्टी है भी ना, उसकी भी लिबर्टी देखना कैसे चेंज होती है सोसाइटी के हिसाब से। एक एग्जांपल देता हूं, आप शॉर्ट्स पहनते हो, जीन्स पहनते हो, ठीक है, मैं एक बंदी की बात कर रहा हूं। अगर वो किसी एक रूरल बैकग्राउंड में जा रही है जहां पर सब लोग सिर्फ सलवार कमीज ही पहनते हैं, तो वो अपना अटायर, अपना ड्रेसिंग सेंस उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो चेंज कर डालना है उसने। कि सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे, या फिर इतनी बड़ी 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 आंखें कर करके मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे खा जाएंगे लोग मुझे। तो आपको उस पर्टिकुलर रीजन के, उस सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। बात यहां पर कभी कभार नॉर्म्स की भी हो जाती है, और नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, रिटन और अनरिटन रूल्स विच विच every member of a society, every member of a society is expected to follow। जो मैं आपको बता रहा था ना अभी लड़कियों के बारे में, कि उनको पल्लू ऐसा करना है, अपना टॉप संभाल कर चलना है, ध्यान रखना है कि कंधे से टॉप ना खिसके, ये सारी बातें जो होती हैं शुरू शुरू में सिखाते 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 उनके लिए नॉर्म्स बन जाती हैं। हर एक बंदी को पता होता है उसको बैठना कैसे है, हर एक बंदी को उसको पता है कि उसको ड्रेस कैसे कैरी करनी है, हर एक बंदी को अपने टाइम टू टाइम कॉशियस रहना पड़ता है। ये सारा उसके लिए सोसाइटी ने नॉर्म्स बनाकर एक रेडीमेड नॉर्म्स रख दिया होता है। इसी चीज को चैलेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, जिसका रेप्लिका इंडिया के अंदर भी हुआ था, क्या था वो, स्लड वॉक। इंडिया के अंदर उसको कहा गया था बेशर्मी मोर्चा। सेकेंडली, दो फ्रीडम इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी इनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशन ऑल द टाइम। राइटर कह रहा है ये एक गेम की तरह है, जिस तरीके से हम चेस या क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग ये सीखते हैं कि हमें रूल्स बने बनाए हैं उसके अंदर, लेकिन हाउ टू इंटरप्रेट द रूल्स। आप में से कितने लोगों को चेस खेलना आता है?
पता है, मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया चेस, नहीं मुझे खेलना आता है। अब डिफरेंस क्या हुआ, रूल्स उसके बने बनाए हैं ना, आपको वो चीज समझ में आ गई, वो आपने उस रूल्स को इंटरप्रेट कर लिया, मैं नहीं कर पाया। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, हमारे संविधान में जो आजादी की बात करी जाती है, फ्रीडम की बात करी जाती है, उसकी इंटरप्रिटेशन बदलती रहती है वक्त और जमाने के हिसाब से। जैसे 2017 से पहले सबको पता है, देखो प्राइवेसी वाली बात तो सबको पता है, प्राइवेसी वाली बात तो सबको पता है कि प्राइवेसी एक बेसिक अधिकार है। जैसे कि इस बुक के अंदर एग्जांपल आएगा, मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बता रहा था, आप किसी कोई नहा रहा हो बाथरूम में, आप अपना कैमरा लेकर ये बोलकर नहीं घुस सकते हो कि कैमरा तो मेरा है, मैंने तेरी फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके इंटरनेट पर डाल भी दिया तो उसमें क्या बुराई है, कैमरा तो मेरा था, सिर्फ तू कैप्चर हुआ ही तो है, या सिर्फ तू कैप्चर हुई तो है, बस उसमें उसमें क्या गलती करती मैंने। प्राइवेसी एक इंपॉर्टेंट राइट है, लेकिन इसको एक मौलिक अधिकार बनाने का काम 2017 में हुआ थ्रू केएस पुट्टास्वामी जजमेंट। तो उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो बदल गया कि इसको जो है अब हमें सिर्फ एक नॉर्मल राइट की तरह नहीं देखना है, एक लीगल राइट की तरह नहीं देखना है, हमें इसको मौलिक अधिकार बनाना है। तो फ्रीडम का दायरा जैसे है वो बदलता रहता है हमारे संविधान में। इन दिस प्रोसेस वी डिस्कवर न्यू एंड ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ द गेम इटसेल्फ। जैसे राइट टू फ्रीडम के अंदर वो लिस्ट जो है वो बढ़ती चली जा रही है, जैसा कि मैं आपको पहले बता भी रहा था इस चैप्टर में, प्रीवियस लेक्चर में, राइट टू रिमेन साइलेंट। सिमिलरली जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिए हुए हैं, इसको बार बार री इंटरप्रेट करा जाता है जैसे जैसे नए नए सरकमस्टांसेस हमारे देश में आते रहते हैं। बात जब आर्टिकल 14 की हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कभी भी कोई भी नॉर्म या कन्वेंशन या ट्रेडिशन अगर जेंडर इक्वालिटी को वॉलेट करता है तो वो आर्टिकल 14 से ऊपर नहीं है, ये सारी चीजें नीचे हैं और इसका अस्तित्व हमेशा बढ़ा है। और इसी प्रैग्मेटिक इंटरप्रिटेशन को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनि शिंगणापुर, सबरीमाला और हाजी अली दरगाह में औरतों की एंट्री अलाउड करवा दी थी। लेकिन बात वही है ना, नए सरकमस्टांसेस, नई इंटरप्रिटेशन। यही काम अगर मैं आपसे कल भी पूछ रहा था, यही काम अगर 1950 या 1960 के आसपास हो रहा होता तब सुप्रीम कोर्ट इतनी प्रैग्मेटिक जजमेंट देता क्या? कुछ सालों पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बना दिया है, यह काम हो सकता था क्या 1947 के आसपास? बताओ। सुप्रीम कोर्ट लिव इन रिलेशनशिप को आज वैलिड मानने लगा है, सुप्रीम कोर्ट यह मानता क्या 1950, 1960, 70 में? कभी भी मैटरनिटी लीव की पहले बात करी गई थी जब हमारा संविधान बना था? अब मैटरनिटी लीव तो छोड़ो, पैटर्नल लीव की भी बात चलने लगी है। भाई हो सकता है मेरी बीवी का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो उस केस के अंदर उसको जाना इंपॉर्टेंट हो ऑफिस एंड शी इज रेडी, लेकिन बच्चे को संभालने के लिए कोई चाहिए, हम दोनों बाहर नहीं रह सकते, और हम लोग किसी नैनी को हायर नहीं करना चाहते हैं, मतलब जो केयरटेकर होती है बच्चों की, हम लोग नहीं हायर करना चाहते किसी को। उस केस के अंदर हो सकता है कि मैं अपनी बीवी को मतलब भेजूं ऑफिस और मैं अपने ऑफिस से पैटर्नल लीव ले लूं, और मैं अगर किसी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिस तो छोड़ दो, वहां पर तो मिल ही जाएगा, किसी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी या एमएनसी के अंदर काम कर रहा हूं, तो वो डिनाई नहीं कर सकते मुझे इस चीज के लिए, मैं कोर्ट जा सकता हूं, और उनको बैठे बैठे मुझे खिलाना भी पड़ेगा, पैसे भी देने पड़ेगी, सैलरी भी देनी पड़ेगी। फॉर इंस्टेंस, राइट टू लाइफ हैज बीन इंटरप्रेटेड बाय कोर्ट्स टू इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड ऑल्सो। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको पता है पहले अगर आप सुसाइड कमिट करते थे और अगर बच जाओ तो आपको सजा मिलेगी? पता है किसी को ये वाली बात? अगर आपने आत्महत्या करी और बच गए तो सजा मिलेगी, जेल हो जाएगी। तो शायनी ये कुछ ज्यादा ही खिलवाड़ नहीं है फिर ये? और वो भी इंडिया के कानूनों में ये वाला क्या कहते हैं वो था, इंडिया के कानूनों में ये वाली चीज थी। अब लेकिन क्या हो गया, पर्सन को कुछ नहीं करा जाता है बल्कि उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है। दूसरे एक चीज बताता हूं, बहुत अच्छी चीज बताता हूं।
देखो देखो, बहुत सारे जो लोग हैं जिनको हम लोग गुड समारिटन्स बोलते हैं, सुना है आपने ये वर्ड समारिटन्स? जो कि किसी एक बंदे को जिसका रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो किसी के साथ, और वो बिल्कुल मरने की हालत में हो, उसको अस्पताल को ही पहुंचा रहा हो, तो पर्सन ये सोच के नहीं पहुंचाता था कि कहीं अगर मेरी गाड़ी में या फिर मेरे हाथों में अगर ये मर गया ना, तो पुलिस मुझे मतलब निचोड़ लेगी अच्छी तरीके से, मैं नहीं करने वाला इसकी मदद। या फिर हॉस्पिटल के अंदर जब आप जा रहे हो, तो पहले उनका फॉर्म भरवाना, प्रक्रिया वो करवाना, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी के अंदर आपने देखा होगा, वो जहर खा लेता उसका बेटा, लेकिन वो औरत जो है वो लाइन में लगी रहती है फॉर्म भरने के लिए। इन सारी चीजों को कोर्ट ने अलग अलग टाइम पर जजमेंट देकर हटा दिया ना, कि पहले पेशेंट की लाइफ बचाई जाए, और पुलिस वाले कभी किसी को तंग नहीं करेंगे, और अस्पतालों को भी बोल दिया गया था कि पुलिस वाले कभी आपके पास इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आएंगे, आप बिल्कुल से फ्री रहो। तो ये करा गया ना, ताकि जो लोग हैं वो जिनका हेल्पफुल नेचर है, एटलीस्ट वो किसी की हेल्प करने से ना चूके। तो राइट टू इंफॉर्मेशन हैज बीन ग्रांटेड थ्रू न्यू लॉ। सोसाइटीज फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर न्यू चैलेंजेस विच जनरेट न्यू इंटरप्रिटेशंस। और ये सारी इंटरप्रिटेशन करता कौन है? हमारे देश का हाईएस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ कौन है? हाईएस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद कोई नहीं होता, यही दोनों होते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुडिशरी के दूसरे ऑर्गन्स कर सकते हैं, लेकिन वैलिडिटी जो आखिरी ठप्पा जो लगेगा वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ही लगेगा, ठीक है। मौलिक अधिकार जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रांट करे गए हैं, टाइम टू टाइम इनका अमेंडमेंट हो चुका है। अभी तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? 106, and expanded over time through judicial interpretations and government policies which are designed to address new problems. तीसरी चीज, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, ठीक है, हम फ्रीडम की नई नई डायमेंशन देखते हैं, एज वेल एज ये भी देखते हैं कि नए नए थ्रेड्स क्या हैं फ्रीडम को। फॉर एग्जांपल, ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, उसने ये सारे लोगों के लिए इजी बना दिया है, स्पेशली जो एक्टिविस्ट लोग होते हैं, ठीक है, कि वो अपना एक नेटवर्क बना सके ऑनलाइन, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाना, इंस्टा पे चैट करना, कोई एक पर्सन होता है उससे कम्युनिकेट करना। मान लो कि मुझे यहाँ पर फेमिनिज्म की वेव चलानी है, मैं औरतों और मर्दों की इक्वल अधिकारों के लिए यहाँ पर लड़ना चाहता हूँ। अब ऐसी कोई वेव जो है यूरोप में चली थी, और उसके जितने भी लोग हैं, मैं उनसे ऑनलाइन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकता हूँ आराम से। तो ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने मेरे लिए ईजी बना दिया है। अक्रॉस द वर्ल्ड में ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर कर मैं अपने देश में ट्राइबल कल्चर, फॉरेस्ट वगैरह को बचा सकता हूँ। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, चिपको मूवमेंट ने क्या इंस्पिरेशन दी है आगे चलकर दुनिया के अलग अलग कोनों में के ट्रीज की कटिंग को सेव करा जा सके? बताओ, है ना। बहुत सारी मूवमेंट्स ऐसी भी होती है ना जिनका नेचर इंटरनेशनल होता है, वो एक कंट्री में ऑपरेट नहीं कर रही होती है, मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट कर रही होती है, है ना, ठीक है। लेकिन इसी ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने टेररिस्ट और क्रिमिनल्स के नेटवर्क को भी बनाने में हेल्प करी है। मोर ओवर, इंटरनेट कॉमर्स इज ऑल सेट टू इंक्रीज इन द फ्यूचर। इसका मतलब यह है, इंफॉर्मेशन जो हम अपने बारे में देते हैं, आपको पता ना प्राइवेसी का इशू यहां पर भी आता है कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देना। आधार को लेकर एक कंट्रोवर्सी चली थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि आधार, ये सरकार ने भी बोल दिया था आधार हर जगह देना कंपलसरी नहीं है ना। राइट टू प्राइवेसी जब से फंडामेंटल राइट बना है, कि हम जो इन्फॉर्मेशन अपने बारे में ऑनलाइन देते हैं गुड्स और सर्विस को बाय करने के लिए, वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए, डेटा हमारा ब्रीच नहीं होना चाहिए। सो इवन दो नेटिजन्स सिटीजन्स ऑफ इंटरनेट, दे डू नॉट लाइक गवर्नमेंट कंट्रोल, लेकिन दे रिकॉग्नाइज सम फॉर्म ऑफ रेगुलेशन इज नेसेसरी टू सेफगार्ड इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, कि सरकार इंटरफेयर ना करे लेकिन हमारे डेटा को ब्रीच होने से बचा ले। एज अ रिजल्ट, क्वेश्चंस आर रेज्ड रिगार्डिंग हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन टू पीपल यूजिंग द नेट। फॉर इंस्टेंस, दे शुड बी अलाउड टू सेंड अनसॉलिसिटेड ईमेल टू स्ट्रेंजर्स, कैसा होना चाहिए? कैन यू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स इन chat rooms? Should governments be allowed to read private emails to track down terrorists? How much regulation is justified? Who should regulate? गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट रेगुलेटर्स? और फिर इन प्राइवेट रेगुलेटर्स के हाथ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो ये तो सिर्फ सॉरी बोल लेंगे, क्या कर लेंगे फिर? तब उस केस में सिटीजन की प्राइवेसी का क्या होगा? पॉलिटिकल थ्योरी बड़ी सारी चीजें हमें सिखाती है कि इन सबके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं, और यहीं से आपका दिमाग खुलता है कि जो चीजें इंडियन पॉलिटी, यानी कि जिसको आप लक्ष्मीकांत के अंदर पढ़ते हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों की इंटरप्रिटेशन जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट करता है अलग अलग कंटेक्स्ट में बैठकर, तो वो कंटेक्स्ट जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है। और ये उस कंटेक्स्ट को अगर आप सीख जाओ, तो आप भी जो नए नए क्वेश्चंस यूपीएससी आपको जो देता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर के, आपका ओपिनियन मायने रखता है, वो आप पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़कर सीख सकते हो।
ठीक है, जैसे एक बेसिक प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके फोन में क्या होता है, सिक्योरिटी, पासवर्ड, स्क्रीन लॉक वगैरह, ये सब चीजें होती है कि नहीं होती है। जब फोन चले ही चले थे और सबसे पहला नोकिया आता था, उसके अंदर होता था ये वाली चीज, स्क्रीन लॉक या पासवर्ड, नहीं ना। अब लेकिन ये क्यों होने लगा है, प्राइवेसी, प्राइवेसी किसी भी तरीके से ब्रीच ना हो। तो समझ रहे हो, आपके राइट्स हो, चाहे नॉर्मल राइट्स हो, लीगल राइट्स हो, कैसे भी राइट्स हो, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, उनका दायरा बदल जाता है जैसे जैसे, ये देखो मैंने मार्क कर रखा है, जैसे जैसे नए सर्कमस्टांसेस जो है वो सामने आते हैं देश के, और इनको इंटरप्रेट कौन करता है, जुडिशरी। हमारे देश में हाईएस्ट इंटरप्रेटर कौन, सुप्रीम कोर्ट, एंड सेकंड बेस्ट हाई कोर्ट। ये सारी चीजें क्लियर हुई आप लोगों को, कोई ऐसी चीज जो कि समझ में ना आई हो, बताओ, क्लियर है सारी चीजें। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।